हम लोग करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ करेंगे, उसके जो टर्म्स हैं छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ेंगे हम लोग, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और डिफरेंस करेंगे नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में। कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको क्रिकेट अंदाज में, तो आपने उसको देखना है, ध्यान से समझना है क्या है बेसिकली नॉर्मेलिटी क्या है। इसे नोट करते हैं इसको कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, ऐसे लिखूँ मैं 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम कितना है, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो सॉल्यूट है, नंबर, क्योंकि ये भी एक नंबर टर्म है। जैसे हमने मोलैरिटी की थी तो मोलैरिटी में नंबर टर्म वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी क्या है ये, दिस इज अ नंबर मोल इक्विवेलेंट, इसीलिए मैं ये शब्द लिखा हुआ है ये मोल इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करें, ऐसे डिफाइन करें इसको कि नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये क्या कहता था, हमें देता है नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको अगर मैं इस तरह लिखूं VL, ठीक है, तो ये दिस इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जब हम लोग एसिड, बेस, साल्ट या आयंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सब हम लोग नॉर्मल सॉल्यूट को हम लोग जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमारे पास वो आयोनाइज नहीं होता, लेकिन जब हम लोग एसिड, बेस और साल्ट को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, मान लो हमने सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है तो इट गेट आयोनाइज्ड। कैसे हो जाता है, जैसे एसिड है, मान लो H+, HCl है, एसिड है H2SO4 है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्यूट है ये HCl और हमने किसी सॉल्वेंट में डाला, ये सॉल्वेंट वाटर ले लिया, तो वाटर में, और हेनिस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब हम लोग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन छोड़ता है, तो जो H+ आयन छोड़ते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जो OH छोड़ते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, तो HCl जो है वो आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, H+, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर ये मान लो HCl का कितना है 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल लिया हुआ है सॉल्यूट, और ये सॉल्यूशन के अंदर क्या है H+ और Cl- छोड़ेगा, तो यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ H+ की इतना आएगा, ये भी 1 मोल ही होगा। मतलब इसकी जो संख्या है अगर 6.022 × 10⁻23 है, HCl के मॉलिक्यूल हैं, तो यह H+ के भी मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 होंगे, उतने ही Cl नेगेटिव के भी होंगे। तो ये जो मेजरिंग ऑफ, ये जो माप है, जो मेजरिंग ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज कौन से H+ है, ये रिप्लेस करते हैं रिएक्शन में, तो द मेजरिंग ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज नोन एज द इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोल्स इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2SO4 अगर हमने सोल्यूट लिया 1 मोल लिए, मतलब इतने ही इसकी संख्या H2SO4 की हमने सॉल्वेंट में डाला, तो अब क्या हुआ, अब जो सॉल्वेंट आया हमारे, ये जो सोल्यूशन आया, इसमें H+ कितने, यहाँ पर तो एक H+ था, H+ और Cl- में एक H+ छोड़ता है, यहाँ पर कितना है H2SO4 में 2 H+ छोड़ेगा, ये SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल तो 6.022 × 10⁻23 1 मोल ही होगा, 1 मोल सोल्यूशन है तो,
लेकिन यहाँ पर जो H+ हैं, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2 × 6.022 × 10⁻23। इसी का जो ये मेजर करना है, इसी का जो माप करना है इन रिएक्टिंग स्पीसीज का, एसिड में H+ हो गया, बेस में OH नेगेटिव हो गया, जो आयन्स, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं NaCl वगैरह या CaCl2 वगैरह है, ठीक है, कंपाउंड्स, तो उसमें हमने कितने आयन और कितने केटाइन, एनाइन और केटाइन कितने हैं, उनको मापना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग मान लो हमारे पास एक एसिड और बेस टाइट्रेशन हमने ली, H2SO4 को हमने NaOH, ये एसिड और बेस को हमने मिलाया, तो हमारे पास क्या बना, ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो अगर हम इसको करें तो बैलेंस कर 2 Na तो ये 2 NaOH। तो यहाँ पर 2 मोल अगर हम लोग NaOH के लेते हैं और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का लेता है, बैलेंस करके हमें इन टर्म्स ऑफ मोल करना पड़ता है, मोलैरिटी में इन टर्म्स ऑफ मोल में हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो मोलैरिटी में इन टर्म्स ऑफ मोल जो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसको मान लो बैलेंस नहीं करते हैं और ये ऐसे रखते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं, मतलब ये जो H+ है, ठीक है, ये जो OH नेगेटिव है, ये जो है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितने इसमें है उतने ही इसमें ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। चलिए हम लोग रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो इसको करने के लिए मैं ये 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूँ इसको। एक साइड मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नॉर्मेलिटी क्या किया हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैसे ये है कि अगर मान लो यहाँ पर आपने HCl के 1 मोल लिए, ठीक है ना, और सॉल्यूट लिया और हमने क्या किया, इसको सॉल्वेंट एज ए वाटर में डाला, तो अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन ये इसमें डाल दिया, तो अगर यहाँ पर 1 मोल सॉल्यूशन बना, मतलब एक जिसकी मोलैरिटी 1 है वो सॉल्यूशन बना, तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आए, 6.022 × 10⁻23 मोल्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, किसके, HCl के, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो हमने मान लो H2SO4 लिया 1 मोल, वो हमने इस सॉल्वेंट के अंदर डाल के ये जो सॉल्यूशन बना 1m सॉल्यूशन बोलें अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2H+ देता है ये इस सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास कितने आएंगे, 2 × 6.022 × 10⁻23 आयन्स आएंगे, किसके, हाइड्रोजन के। ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज है इसके आएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से n कितना आएगा, WB ओवर मोलर मास। मतलब अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि यहाँ HCl लिया हुआ हमने, तो इसका मोलर मास कितना, इसका वेट अगर मान लो 10 ग्राम है, तो इसका मोलर मास कितना आएगा, 1 हाइड्रोजन का और 35.5 क्लोरीन का 36.5 आएगा मोलर मास, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ मोलैरिटी में रख दें, तो मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, WB ओवर MB डिवाइडेड बाई VL, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, WB ओवर MV 1 ओवर VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, WB ओवर MV जो इकट्ठा लिख दिया मैंने इंटू 1 ओवर VL। अगर ये ml में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसको याद कैसे रखना है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर n कितना आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, ये किसके बराबर होता है, ये भी वेट होगा। मतलब अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट जो है जितना, उसको क्या बोलेंगे, WB सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मोलर मास था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। ये याद रखना आपने, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे वैसे ही, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी आएगी,
WB ओवर EQ लिखूँ मैं, और यहाँ पर VL, ठीक है। तो यहाँ से WB ओवर EQ इंटू 1 ओवर VL, ये क्या है आपके पास नॉर्मेलिटी की इक्वेशन आई। ये आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को याद कैसे रखना है, जैसे भूल जाते हैं आमतौर पर, तो आपने इसको याद रखने के लिए एक आपको नॉर्मल तरीका है कि आप लोग विराट कोहली को सारे जानते हैं, तो विराट कोहली, वी का विराट और एल से कोहली, एल, तो विराट कोहली इज नंबर 1 क्योंकि ही इज अ विनिंग मशीन, ऐसे बोल सकते हैं, विनिंग मशीन विराट कोहली नंबर 1, ऐसे चलेंगे, विनिंग मशीन विराट कोहली नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, विनिंग मशीन विराट कोहली नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर ई को आप इंग्लैंड मान के चल सकते हैं कि विराट कोहली विनिंग इन इंग्लैंड, विनर इन इंग्लैंड विराट कोहली नंबर 1, विनर इन इंग्लैंड विराट कोहली नंबर 1 नॉर्मेलिटी में, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी में आपने इंग्लैंड मान के चलना है इक्विवेलेंट मास को, और यहाँ पर मोलैरिटी में आपने इसको आपने मोलर मास तो आप यहाँ से लेंगे विनिंग मशीन विराट कोहली। तो मोलैरिटी यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि WB ओवर MB 1 ओवर VL, WB ओवर EQ 1 ओवर VL। ये EQ चीज क्या है इसको समझना आपने। ये E जो है आपके पास इक्विवेलेंट मास है, ये कैसे निकालते हैं आप। इक्विवेलेंट मास निकालने का है कि मोलर मास जो है आपके पास, जैसे मोलर मास के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास अगर निकालना होता है H2SO4 का, तो आपको पता है मोलर मास आप सम कर देते हैं सारे इसके जो मासेस हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन का 2 आया, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, तो ये कितना आया 98 ग्राम पर मोल सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। तो इससे अगर आप लोग डिवाइड कर देते हैं इसका जेड फैक्टर, ठीक है। जेड फैक्टर मतलब क्या है कि वैलेंसी फैक्टर, कि वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग आयन्स को, ये जो 2H प्लस यहाँ आयन निकले, ये क्या है इसका जेड फैक्टर भी होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड्स में यहाँ पर ले लें हम लोग, एसिड में जेड फैक्टर कितना होता है, अगर HCl है उसका जेड फैक्टर 1 H प्लस छोड़ता है तो 1, ठीक है। H2SO4 का कितना होगा, ये 2 छोड़ता है तो 2, ठीक है। इस तरह ऑक्सैलिक एसिड का करें COH का करें तो 2H प्लस छोड़ता है तो कितना हो गया वहाँ पर 2, तो ये जेड फैक्टर वो होता है। अभी हम लोग इसको बाद में करते हैं, पहले ये हम लोग इक्वेशन जो है अगर यहाँ पर रख दें तो कितनी इक्वेशन आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, ये N विल बी इक्वल टू WB ओवर EQ की जगह क्या लिख लिया मैंने MB ओवर जेड, ठीक है, और इंटू 1 ओवर VL, ये ऊपर चला गया, WB ओवर MB इंटू जेड ओवर VL वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो N, तो ये यहाँ तक आप देखो कि ये जो WB ओवर MB और 1 ओवर VL ये क्या है, दिस इज मोलैरिटी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये टोटल क्या है, दिस इज मोलैरिटी, ये है। तो बोल सकते हैं हम N इज इक्वल टू M इंटू जेड, और जेड क्या है यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, N इज इक्वल टू M इंटू। चलिए हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मास को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। किस का, पहले एसिड का करते हैं। एसिड्स में कौन कौन से हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना है, HCl का निकालते हैं, H2SO4 का किया हमने, ठीक है। चलो एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। फिर फास्फोरिक एसिड H3PO4, फिर H3PO3 फास्फोरस एसिड, ठीक है। बेसिस में NaOH और CaOH ट्वाइस, साल्ट्स में NaCl कॉमन साल्ट है ये, और CaCl2, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एसिड में अगर हम लोग जेड फैक्टर निकालेंगे, जेड फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास
पहले इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर Z। तो HCl का इक्विवेलेंट मास अगर बोले एक H+ छोड़ता है ये, तो मोलर मास कितना हुआ H+ का 36.5 डिवाइड बाई Z फैक्टर कितना, एक H+ छोड़ता है तो 136.5। उसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है H2SO4 का, तो H2SO4 का टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा 98 मोलर मास इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा 98 डिवाइडेड बाई कितने छोड़ता है ये H2, 2 H2SO4 2+ छोड़ता है ये, तो इसका कितना आया 2, तो ये कितना आया 49, ठीक है इक्विवेलेंट मास। उस तरह H3PO3 में आप लोगों ने इसको निकालने का तरीका यहाँ से देखना है कि H3PO4 में यहाँ पर फास्फोरस से एक तो डबल बॉन्ड होता है, और जो 3 है वो ये 3 H छोड़ता है, ठीक है हाइड्रो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितनी आ गई वैलेंसी इसकी, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3, ठीक है इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड यहाँ पर कितना छोड़ता है ये, इसका अगर फार्मूला करना है H3PO3 का, तो एक तो डबल बॉन्ड है, 2 H हो गए और एक हाइड्रोजन अकेला बचा, एक 2 3 ऑक्सीजन है। किस तरह का फार्मूला आएगा, यहाँ से ये जो फास्फोरस ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ तो नहीं H+ छोड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ H+ छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, तो यहाँ कितनी आएगी वैलेंसी 2। उसी तरह अगर यहाँ H3PO2 होता तो हमारे पास कितना आता है M1। वैसे ही याद रख सकते हैं इसका कि आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है तो -1, तो इसकी वैलेंसी Z फैक्टर कितना होगा 3। यहाँ पर 3 है तो 3 में से अगर आपने 1 किया माइनस तो 2, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 माइनस किया तो कितना आया 1। इस तरह से आप बता सकते हैं। उसी तरह आपने NaOH में 1 OH छोड़ा तो डिवाइडेड बाई 1, 2 छोड़ा तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर नंबर ऑफ एक प्लस है एक माइनस है, तो नंबर ऑफ प्लस छोड़े आपने, अगर आप नंबर या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो तो एक ही होगा। यहाँ पर Ca2+ है और Cl2Cl- है, यहाँ पर 2 Cl होंगे और 2 ही पॉजिटिव होंगे, 2 में से एक कोई भी पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो तो 2 ही वैलेंसी आएगी दोनों को जोड़ के, ठीक है।